नमस्कार साथियों, विजय पथ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निहाल जायसवाल और मैं आपको यहां पर साइंस की क्लासेस जो है प्रोवाइड करा रहा हूं। तो चलिए आज इसी क्रम में पिछला वीडियो जो हमने परावर्तन के नियमों और परावर्तन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की थी, आज उसी वीडियो में मतलब उसी टॉपिक पर हम आगे बात करेंगे। तो इसी में चलते हैं हम नए टॉपिक की ओर। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती जो है उसकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही हैं 1 अगस्त से। 1 अगस्त से हमारी क्लासेस जो हैं स्टार्ट होंगी। तो आप हमारा जो शिक्षक भर्ती का बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको पूरा पाठ्यक्रम कवर कराया जाएगा। डेमो क्लासेस जो हैं आपको उपलब्ध होंगी। इसके अलावा डिजिटल और हाइब्रिड कक्षाओं की भी सुविधा आपको प्रदान की जाएगी। और यदि आप हमारा ये कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारा जो संस्थान है वहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं या फिर इन दिए गए नंबरों पर क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। ठीक, पिछला वीडियो में हम लोगों ने परावर्तन जो है उसके बारे में बात कर ली थी। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हमारा दिख रहा है वो है दर्पण। ठीक, तो दर्पण क्या होता है, ये सबसे पहली चीज होती है कि दर्पण किसको कहते हैं। तो समझ लीजिए कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कुछ दर्पण के बारे में। यहाँ समझ लीजिए कि मान लीजिए ये एक पारदर्शी वस्तु है। कौन सी वस्तु है? पारदर्शी वस्तु है। तो जब पारदर्शी वस्तु है तो इस पारदर्शी वस्तु में प्रकाश की किरण आएगी और किरण आएगी तो ये सीधे क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी या इससे आर पार चली जाएगी। तो इस क्रम में परावर्तन जो है नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या हुआ, ये प्रकाश जो था, ये प्रकाश की किरण जो थी वो पहले वायु में संचरित हो रही थी, अब फिर से इस कांच में पार की। तो ये बीच वाला जो माध्यम हल्का सा हम लोग को दिख रहा है, ये माध्यम जो है ये हमारा कौन सा है, कांच वाला। और कांच को जब पार करके दूसरी माध्यम फिर से किस में आई, वायु में। तो यहाँ पर किस में परिवर्तन हो रहा है, माध्यम में परिवर्तन हो रहा है। अब चूंकि माध्यम में परिवर्तन हो रहा है इसलिए परावर्तन की घटना यहाँ से नहीं हो पाएगी। तो ये पारदर्शी वस्तु में है, ठीक है। लेकिन इसी पारदर्शी वस्तु में यदि हम लोग क्या कर दे कि एक और जो है अपारदर्शक वस्तु की क्या बना दे, लेप लगा दें, तो ये वाला जो सतह है और इसमें एक लेपन कर दे, किसका, पारे या चांदी की जो होता है उसका लेपन कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, तो प्रकाश की जो किरण है वो टकराएगी इससे। और इधर अपारदर्शी माध्यम का क्या है, वो लेप लगाया गया है, इसलिए प्रकाश की किरण क्या होगी, इस साइड नहीं जाएगी बल्कि टकरा करके वापस हो जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण जो है टकराई और टकरा करके क्या आई, वापस आई। तो यहाँ पर ये घटना जो है परावर्तन कहलाती है। लेकिन जो सतह इस प्रकाश को टकराने के बाद पुनः प्रकाश की किरण को वापस भेज रही है, यही सतह क्या कहलाएगी, दर्पण कहलाएगी, जो इस तरह की संरचना होगी। यहाँ पे समझिएगा, यदि कोई वस्तु है, इस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। तो बिंब जो है ये किसी सतह से टकराकर जब इसको क्या दिखाई दे, इसकी एक प्रतिकृति दिखाई दे, क्या दिखाई दे, प्रतिकृति दिखाई दे, या इसकी ही तरह एक दूसरी वस्तु दिखाई दे, तो उसी चीज को मतलब जो वस्तु होगी उस वस्तु को क्या कहेंगे, हम लोग दर्पण कहेंगे। तो दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिकृति का निर्माण होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने बात की दर्पण की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, दर्पण की बात कर रहे हैं। तो दर्पण में मैंने कहा कि ये क्या है, एक तरह का ऐसी वस्तु है जो क्या करती है, किसी भी वस्तु की प्रतिकृति का निर्माण करती है, तो वो दर्पण होता है। अब दर्पण क्या है, कितने तरीके के होते हैं ये देखते हैं। तो दर्पण 2 तरीके के होते हैं। एक को हम कहते हैं समतल दर्पण, क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। और दूसरे को हम कहते हैं गोलीय दर्पण, क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए यहां पर समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में, अरे
सॉरी यहाँ पर मिट गया, ये मैं फिर से बना देता हूँ। दर्पण क्या है, दो तरीके के होंगे। एक को बोलेंगे दर्पण जो है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग कौन सा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, ये होगा। अब समतल दर्पण जो है हम लोगों ने संरचना मैंने बता दी। गोलीय दर्पण में दो दर्पण होते हैं, एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण, क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, और दूसरे को बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, तो एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण, दूसरे को बोला जा रहा है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे, तो ऐसा दर्पण जिसका भाग क्या हो, जो परावर्तक सतह हो वो क्या हो, उभरा हुआ हो। क्या हो, परावर्तक सतह उभरा हुआ है। ये जो वाला लेफ्ट साइड जो दिख रहा है ये उत्तल दर्पण का क्या है, परावर्तक सतह है, जहां पर कलई की जाती है चांदी या पारे की। ठीक है, उसकी कलई की जाती है तो यह सतह जो है परावर्तक बन जाता है। तो परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, वो जो है वो उभरा हुआ है। अवतल दर्पण में क्या होगा कि जो परावर्तक पृष्ठ होगा, ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है हम लोग को, तो ये परावर्तक पृष्ठ जो होगा वो क्या होगा, धंसा हुआ होगा। तो यदि मैं कहूं कि ये वाला हिस्सा देखिए, इस साइड हमने अपारदर्शी वस्तु लगाई और इस साइड जो है कलई की है, तो लेफ्ट साइड वाली जो हिस्सा है वो उभरा हुआ है। और यहां पर मैं एक और चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक, तो यहां पे देखिए कि मान लीजिए ये क्या है, एक खोखला गोला है, और इस गोले को मैं मान लेते हैं कि ऐसे काट देता हूं, साइड से मान लीजिए काट दिया या बीच से भी काट सकते हैं। तो यहां पर जब गोला कटेगा तो इस गोले से ये वाला भाग क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा, ये वाला भाग हमारा अलग होगा ऐसे, और ये वाला हिस्सा भी क्या हो गया, अलग हो गया। बीच का हिस्सा हटा देते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए यदि ये हिस्सा हटा दिया तो ये क्या हो गया, एक गोले का पार्ट था, ये ऐसा था गोला। गोला कैसा था, इस तरीके से गोला था ऐसा। तो इस गोले का कोई केंद्र था क्या, यहाँ पे एक केंद्र होगा गोले का, प्रत्येक गोले का केंद्र होता है। ठीक, तो इस गोले का भी क्या था, एक केंद्र था। अब ये जो केंद्र है, इस केंद्र की ओर की सतह को यदि हम लोग पेंट कर दे, मतलब केंद्र की और जो सतह है उसको क्या कर दिए, पेंट कर दिए, तब ये जो दर्पण बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, क्योंकि परावर्तक सतह कैसा है, उभरा हुआ है। इस पे मत जाइएगा संरचना पे, संरचना चाहे ऐसे भी हो सकती है ऐसे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान किसको देना है कि जो पीछे अपारदर्शक वस्तु का लेप लगाया गया है वो किस साइड है। तो यदि अपारदर्शक वस्तु का लेप जो है केंद्र के साइड पर है, तो जो लेंस होगा वो कैसा कहलाएगा, उत्तल, सॉरी लेंस नहीं, दर्पण, तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। यदि जो लेपन है, जो अपारदर्शी वस्तु का लेपन है, उसको केंद्र के दूसरे साइड, मतलब बाहर की ओर, ये केंद्र के साइड है, इधर बाहर की ओर यदि हम लोग क्या कर दे, इसको लेप लगा दे, तो लेप लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चूंकि ये कैसा है, जैसे ही हम लोगों ने इसको क्या किया, गोले से काटा, ऐसा क्या कर दिए, गोले से इसको काट दिए। तो जब गोले से हम लोगों ने काटा तो क्या ये वृत्त दिख रहा है, क्या नहीं है, तो ये कैसा है, वक्र है। कैसा बन गया, ये वक्र बन गया, ऐसा कर्व है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, जो ये त्रिज्या थी, ठीक है, वो गोले की त्रिज्या थी, ये क्या हो जाएगा, गोली दर्पण की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, या वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, मतलब वक्रता केंद्र बोलेंगे इसको। पहले ये क्या था, गोले का केंद्र था, लेकिन अब इस दर्पण के मामले में क्या हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, और पहले ये क्या थी, गोले की त्रिज्या हुआ करती थी, अब चूंकि वक्र है तो ये क्या कहलाएगा, इसकी दूरी, इस केंद्र से इस दर्पण के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, हम लोग की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि ये वक्र है, इसलिए क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। नेक्स्ट हम इसी में बढ़ते हैं। तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चीज। ठीक है,
अब यहाँ पर देख लीजिए, हम लोगों ने क्या कहा, ये था समतल दर्पण। इस तरीके से हमने बताया। अब देखिए उत्तल दर्पण का क्या स्वभाव होगा। तो उत्तल दर्पण, ये समतल दर्पण है, पहले समतल दर्पण का देख लेते हैं। तो समतल दर्पण में यदि प्रकाश की किरणें टकराई तो जिस एंगल से टकराएंगी उसी एंगल से क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। मान लीजिए ऐसा इस एंगल से टकराई, समतल दर्पण पर जैसे ही प्रकाश की आपतित किरण जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से क्या हो जाएगी, ये लौट जाएगी। लेकिन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में दो चीजें होती है। एक होता है उत्तल दर्पण, क्या हो गया कि मान लीजिए ऐसा है, इस ओर परावर्तक सतह है, तो जब ये टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होती है, उत्तल दर्पण जो है इसको क्या कर देती है, फैला देती है प्रकाश की किरणों को। यदि समानांतर आ रही है तो क्या कर रही है, ये प्रकाश की किरणों को क्या कर दे रही है, फैला दे रही है। लेकिन यदि अवतल दर्पण की बात करें, किसकी बात करें, यदि हम लोग अवतल दर्पण की बात करें, तो अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें ऐसे टकराएंगी तो ये क्या करेगा, इसको एक जगह पर केंद्रित कर देगा। ठीक है, तो केंद्रित करने की वजह से ही अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है अभिसारी लेंस, मतलब अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। ठीक है, और जो उत्तल दर्पण है वो प्रकाश को क्या कर दे रहा है, फैला दे रहा है, अपसरण कर दे रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक, तो आज हम लोगों को समतल दर्पण के बारे में कुछ चीजें देखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में। ठीक, अब देखिए समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण के बारे में सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब के बारे में देख लेते हैं इसमें, कि प्रतिबिंब की रचना जो है वो समतल दर्पण में किस तरह से की जाती है। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब की रचना की जा रही है तो कैसे होगी। मान लीजिए कि ये जो है एक वस्तु है, अब इस वस्तु के सामने एक दर्पण रखा हुआ है। तो प्रतिबिंब की रचना के लिए एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि किसी भी प्रतिबिंब की रचना करने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि जब तक प्रकाश की किरण एक दूसरे को, दो प्रकाश की किरण, मान लीजिए ऐसा प्रकाश की किरण गई और ये टकरा करके क्या हो गई, ऐसे वापस हो गई। अब दूसरा प्रकाश की किरण मान लीजिए ऐसे जाती है, दूसरे प्रकाश की किरण इस तरीके से जाती है और ये भी क्या हो जाती है, ऐसे लौट जा रही है मान लीजिए। तो यदि हमको प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो इन दोनों को क्या करना चाहिए, प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो जब प्रतिच्छेद करेगी तभी हमको क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। तो मेनली कहने का बात ये है कि यदि हमको प्रतिबिंब चाहिए तो प्रतिबिंब के लिए मिनिमम कितने प्रकाश किरणें होनी चाहिए, तो मिनिमम इसमें होनी चाहिए दो प्रकाश किरणें। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखना है आप लोग को, क्योंकि यही चीज बाद में काम आएंगी। तो प्रतिबिंब की रचना जब उसमें होती है समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। तो पहला मान लीजिए कि एक वस्तु है, ये ए बी है मान लीजिए, और इसके सामने समतल दर्पण ऐसे रखा हुआ है। तो जब समतल दर्पण रखा हुआ है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, हम लोग को सीधा ही दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। जैसे कि यदि आप घर में आईना देखते हैं या शीशे के सामने जा करके तैयार होकर के ऐसे देखते हैं, तो ऐसे थोड़ी दिखता है कि आपका सिर जो है नीचे चला गया उल्टा और पैर जो है ऊपर दिख रहा है, नहीं दिखता है। वो कैसे दिखता है, जैसा आप हैं, मतलब सिर के साइड पे क्या दिखेगा, सिर, पैर के साइड पे पैर दिखेगा। तो इस तरीके से प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो हम लोग याद रखेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, अब जब प्रतिबिंब जो है सीधा बन रहा है, प्रतिबिंब यदि सीधा बन रहा है, तो प्रतिबिंब जब सीधा बनेगा तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा प्रतिबिंब, तो इसको हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। ठीक,
तो यदि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो सीधा बन रहा है तो सीधा को क्या कहेंगे हम लोग, आभासी प्रतिबिंब। लेकिन यदि प्रतिबिंब कैसा बने, उल्टा बने, कहीं पर भी, समतल दर्पण की बात नहीं कर रहा हूं, यदि प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है तो सीधे बनने का मतलब है वो कैसा प्रतिबिंब है, आभासी है। लेकिन यदि वह कोई भी प्रतिबिंब जो है दर्पण में बन रहा है वह उल्टा बन रहा है तो उल्टा का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्रतिबिंब के बारे में यह जानकारी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि पूछा जाए कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है तो समतल दर्पण में बनता है सीधा, और सीधा बनने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। इसके बाद यदि यह वस्तु जो है, अब इसमें देखिए एक घटना इसमें लेकिन होती है, कौन सी, कि यदि प्रतिबिंब बन रहा है, क्या हो रहा है, प्रतिबिंब यदि बन रहा है ठीक, प्रतिबिंब यदि इसमें क्या हो रहा है, बन रहा है दर्पण में, तो उस दर्पण में मैंने कहा कि सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा बनने के साथ साथ इस प्रतिबिंब में एक घटना होती है जिसको हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। पार्श्व परिवर्तन कहने का मतलब है कि यदि मैं आईने के सामने खड़ा हूं, जैसे मान लीजिए ये सामने आईना लगा है और उस आईने के सामने मैं खड़ा हूं, तो मैं जब खड़ा होऊंगा और आईने के सामने मैं यदि अपना राइट हैंड उठाऊंगा तो जो आईने में जो प्रतिबिंब बनेगा वो अपना लेफ्ट साइड का हैंड उठाएगा। मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा सा पार्श्व परिवर्तन उसी को बोल रहे हैं कि यदि आपका लेफ्ट जो है वो राइट में कन्वर्ट हो गया और राइट जो है वो लेफ्ट में, प्रतिबिंब में, यदि वस्तु में क्या है, वस्तु में कोई लेफ्ट है तो वो प्रतिबिंब में कैसी दिखाई देगी, प्रतिबिंब में कैसी दिखाई देगी, राइट दिखाई देगी। जैसे यदि आप ऐसे बी को दर्पण में देखेंगे ऐसे, तो दर्पण के साइड ये ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके से बी। तो कहने का मतलब उसमें क्या हुआ, दिशा में क्या हो गया, उसका परिवर्तन हो गया, लेफ्ट का क्या हो गया, सॉरी राइट का हो गया लेफ्ट, लेफ्ट का हो गया राइट। तो इस तरीके से जो घटना हो रही है उसको हम लोग कह रहे हैं क्या, पार्श्व परिवर्तन। तो प्रतिबिंब यहां पर देखिए, ठीक, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, मैंने कहा सीधा होगा, और सीधा जो प्रतिबिंब होगा तो वो कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी। तो यहाँ पर मैंने कहा इसी में ये टॉपिक है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति। तो पहली स्थिति क्या होगी, ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। और आभासी प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा कि यदि प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो वही रहेगी जो सामान्य तौर पर हमको दिखाई दे रही है। तो याद रखिए कि समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब है उसकी लंबाई और चौड़ाई वही रहेगी जो वस्तु की लंबाई और चौड़ाई रहेगी। दूसरी चीज कि यदि मैं जो है, जैसे मैं हूं और मैंने कहा कि मैं समतल दर्पण के सामने खड़ा हूं, तो समतल दर्पण और मेरे बीच की दूरी मान लीजिए कि 7 मीटर है, ठीक है। तो प्रतिबिंब भी क्या 7 मीटर दूर दिखाई देगा क्या हम लोग को, बिल्कुल 7 मीटर दूर दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए ये दर्पण है, ये दर्पण है और दर्पण के सामने ऐसा समझ लीजिए, तो ये जो है यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हुआ है, तो इस व्यक्ति से इस दर्पण के बीच की जो दूरी है ये मान लीजिए कि 7 मीटर है। तो वस्तु का मतलब इस व्यक्ति का प्रतिबिंब यहाँ पे कहाँ पे बनेगा, इस दर्पण से कितना, 7 मीटर की दूरी पर। कितने दूरी पर, 7 मीटर की दूरी पर। मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो है दोनों क्या होगी, समान होगी। दोनों की लंबाई भी समान होगी, मैंने कहा दोनों सीधा बनेगा। दूसरा वो उसकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। और कितने मीटर पे बनेगा, 7 मीटर पे बनेगा। यहाँ पे 7 मीटर तो यहाँ पर 7 मीटर। ये ऑप्शन है ना, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 7 मीटर। ऐसा नहीं है कि दर्पण के सामने खड़े हो गए 7 मीटर पीछे ही बनेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि यदि मान लीजिए आप जितनी दूरी पर होंगे समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप दर्पण जो है यदि हमसे दूर स्थित है तो ऐसा लगता है कि उसमें जो हमारी प्रतिबिंब दिखाई दे रही है वो छोटा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण जो है वो एक
चीज याद रखेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग दर्शन कोण। क्या बोलते हैं? दर्शन कोण। दर्शन कोण की वजह से ऐसा होता है। वस्तु वास्तविक रूप से उतनी छोटी नहीं है, बल्कि उस दर्शन कोण के मान की वजह से वो क्या हो रही है, हमको छोटी दिख रही है। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति जो है यहां पर एक खड़ा हुआ है। अब खड़े होने के बाद इसके पास में एक वृक्ष है, पास में एक पेड़ है। अब इस पेड़ को देखेगा, इसके लिए दर्शन कोण, जैसे यहाँ पर ये एक वस्तु है इतनी लंबी और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है होकर देख रहा है, इसके लिए जो होगा ये, तो ये एंगल देखिए आप लोग, ये जो है बड़ा है। अब इसके बाद यही वस्तु यहाँ पर आ गई, इतनी ही लंबाई की वस्तु है, सेम लंबाई की। अब सेम लंबाई की जब वस्तु है, मैं इसको दूसरे कलर से बना रहा हूं, सेम लंबाई की वस्तु है और वस्तु की, व्यक्ति की आंख यहीं पर है, तो अब जो वस्तु है उसको देखेगा यहां से ऐसे, लंबाई वही है, लेकिन यहां पर देखिए रेड कलर वाले में क्या हो गया, थीटा का एंगल क्या हो गया, कम हो गया। तो थीटा का एंगल कम होने की वजह से दर्शन कोण का मान जो है, ये थीटा मतलब यहां पर दर्शन कोण कह रहा हूं, तो दर्शन कोण का मान क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि वस्तु कहां चली गई, दूर चली गई। पास थी तब क्या थी, दर्शन कोण का मान कम था। अब इस वस्तु को मैं थोड़ा सा और इधर ले आता हूं, आगे थोड़ा सा, ये, तो ये यदि इस वस्तु को मैं थोड़ा सा आगे और ले आया, तो अब इससे मिला करके देखते हैं, दर्पण कोण, दर्शन कोण के मान में थोड़ा सा चेंज आया क्या, थोड़ा सा ये बड़ा हुआ क्या, बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा हुआ है। आप लोग को वीडियो में दिखे या ना दिखे, यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है, आप खींच करके देख सकते हैं स्केल में, सेम लंबाई का सेम दूरी, मतलब दूरी उसका कम करते जाएंगे। जैसे जैसे इसको मैं पास लाते जाऊंगा तो दर्शन कोण का मान क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे मैं दूर ले जाते जाऊंगा वैसे वैसे दर्शन कोण का मान कम होगा। तो इसी वजह से हमको वस्तु जो है वो छोटी या बड़ी दिखाई देती है। अब जैसे कि देखिए दर्शन कोण, जैसे जैसे हम लोग कहा कि यदि कोई वस्तु है और वो वस्तु पास स्थित है तो उसके लिए दर्शन कोण का मान क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन जैसे वो वस्तु दूर है, समान ऊंचाई की है, समान लंबाई की है, तो उसके लिए दर्शन कोण का मान क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि ये पेन है, इस पेन को ले लीजिए, तो यदि इस वस्तु को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो आपको इसका मान जो है बड़ा दिखाई देगा, लेकिन यदि इसी को ऐसे पीछे लेते आते जाऊँ तो ये आपको थोड़ा सा छोटा दिखाई देने लगेगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही मैं इस पेन को पीछे ले जा रहा हूं तो आपकी और इस पेन के बीच की दूरी क्या है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी दर्शन कोण का मान क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए यहां पर याद रखिएगा इसको कि दर्शन कोण जो है, दर्शन कोण जो होगा, दर्शन कोण, इस दर्शन कोण का मान दूरी के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या होगी? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। मतलब यदि दूरी बढ़ाएंगे तो दर्शन कोण का मान क्या होते जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए जैसे ये वस्तु A है और यहाँ से प्रतिबिंब जो बना वो है A', तो यदि दर्पण की जो है इस वस्तु से दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो दूरी बढ़ेगी तो प्रतिबिंब की भी दूरी भी बढ़ेगी। तो इस वस्तु से लेकर के यदि प्रतिबिंब को देखा जाए, ठीक है, तो उसकी यदि दूरी बढ़ रही है तो उस दूरी की वजह से उसको क्या होगा, दर्शन कोण का मान जो है धीरे धीरे घटता जाएगा। तो यदि दूरी बढ़ेगी तो दर्शन कोण का मान क्या होगा, कम होगा, और यदि दूरी को हम लोग कम करते हैं तो दर्शन कोण का मान जो है वो बढ़ जाएगा। यही कारण है कि हमको पास स्थित जो पेड़ है वो क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, और जो दूर स्थित पेड़ है वो छोटा दिखाई देता है, यदि वो समान आकार का है तब भी। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसको याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपको कथन और कारण के रूप में, कि मान लीजिए कोई दो समान ऊंचाई की या समान लंबाई की दो वस्तुएं हैं और एक जो वस्तु है पास रखी हुई है और दूसरी वस्तु दूर रखी हुई है, तो वो छोटी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। मतलब पहली वस्तु जो पास रखी हुई है या जो दूर रखी हुई है वस्तु है, उसके बारे में कथन और कारण बनाकर पूछ सकते हैं कि यदि जो पास रखी वस्तु है वो क्या होगी, बड़ी होगी, और जो दूर रखी वस्तु है वो क्या होगी, छोटी होगी।
दूसरा ऑप्शन इसी में दे सकते हैं कि पास रखी वस्तु क्या है, छोटी दिखाई देगी, और दूर रखी वस्तु जो है बड़ी दिखाई देगी। तीसरा ऑप्शन हो सकता है आपका कि इनमें से कोई नहीं, और चौथा ऑप्शन हो सकता है दोनों बराबर दिखाई देंगी। तो इस तरीके से आपको कथन और कारण बना करके क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं और इन चीजों की। तो हम लोगों ने कहा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, पहला मैंने कहा कौन सा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। और आभासी कहने का मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और सीधा बनने की वजह से जो प्रतिबिंब होगा उसको पर्दे पर हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा मैंने कहा कि प्रतिबिंब की लंबाई जो है ये जो है वस्तु की लंबाई की क्या होगी, बराबर होगी। वस्तु की लंबाई की क्या होगी, ये बराबर होगी। इसको याद रखेंगे। तो प्रतिबिंब की लंबाई किसकी लंबाई के बराबर है, वस्तु की लंबाई के बराबर है। अब नेक्स्ट चीज यहां पर देख लीजिए, लेकिन इसकी लंबाई जो है ये बराबर होती है, लेकिन छोटा बड़ा किसके कारण दिखता है, तो याद रखेंगे दर्शन कोण के कारण। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि इसी में हमने कहा कि वस्तु की दूरी दर्पण से जितनी होगी उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कि आप लोगों ने यदि आईने में देखा होगा, तो आईने में जैसे मान लीजिए आईना है, और उस आईने से यदि मैं 5 मीटर की दूरी पे हूं, तो उस आईने के अंदर 5 मीटर अंदर ही मेरे को क्या दिखेगा, मेरा जो प्रतिबिंब है वो दिखता है। तो ये जो होता है ये समतल दर्पण के प्रतिबिंब के संबंध में कुछ चीजें हैं। अब इसके बाद एक चीज और याद रखेंगे कि मान लीजिए यहां पर ये समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण से इस ओर एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हुआ है। अब इस व्यक्ति की जो चाल है या वेग है वो वी वेग से यहां बढ़ रहा है आगे, तो प्रतिबिंब भी यहां से क्या होगा, वी वेग से आगे बढ़ेगा। किसके सापेक्ष, दर्पण के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, दर्पण के सापेक्ष। ठीक है। लेकिन यदि यहीं पर बात करें, देखिए वी की चाल से बढ़ रहा है किसके सापेक्ष, दर्पण के सापेक्ष, और इधर से ये भी प्रतिबिंब जो है वी चाल से बढ़ रहा है किसके सापेक्ष, दर्पण के सापेक्ष। तो यहां से वी ले लीजिए, यहां से वी, तो ये दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2v। तो यदि पूछा जाए कि वस्तु जो है दर्पण के सापेक्ष यदि वी वेग से गति कर रही है, और दूसरी ओर यदि जो प्रतिबिंब है वो भी क्या कर रहा है, वी वेग से गति कर रहा है, बराबर वेग से, लेकिन यदि दर्पण के सापेक्ष पूछता है तो क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन वस्तु की चाल मतलब प्रतिबिंब की चाल वस्तु के सापेक्ष पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगी। मतलब यदि ये व्यक्ति जो है शीशे की ओर यदि 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष कितनी चाल से चलेगा, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से। कहने का मतलब यह है कि यदि वस्तु जो है वी वेग से गति कर रही है, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष 2v वेग से क्या करेगी, गति करेगी। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें लिख देता हूं मैं कि यदि वस्तु जो है दर्पण की ओर v वेग से गति कर रही है तब प्रतिबिंब है वह वस्तु के सापेक्ष 2v वेग से गति करेगी। ठीक है, 2v वेग से गति करेगी। लेकिन यदि पूछा जाए कि जो प्रतिबिंब है वो समतल दर्पण के सापेक्ष कैसी गति कर रही है, तो v वेग से मतलब समान वेग से करेगी। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में इसको रखना है आप लोगों को। इसके बाद एक चीज और आती है जिसको हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो रेखीय आवर्धन कहने का मतलब है कि जैसे मैंने कहा था वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, ये क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, मैंने कहा था। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई
की लंबाई बटे किसकी लंबाई हो जाएगी, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो इन दोनों के जो अनुपात है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसको m से डिनोट किया जाता है। तो समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो मान लीजिए प्रतिबिंब की लंबाई x है, तो वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगी, उसकी भी लंबाई x होगी। मतलब जैसे मैं शीशे में देखता हूं तो मेरी हाइट यदि 5 फीट है तो मेरे प्रतिबिंब की हाइट भी क्या दिखाई देगी, 5 फीट की दिखाई देगी। तो इस वजह से ये कट जाएगा, तो हमारा रेखीय आवर्धन कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां पर याद रखिएगा समतल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और m बराबर I/O लिख सकते हैं, या माइनस u, सॉरी ये होगा माइनस, काट दीजिएगा, माइनस v/u, जहां पर v जो है, ये u जो है, सॉरी v जो है वो वस्तु की दूरी है, ये क्या है, वस्तु की दर्पण से दूरी, और u जो है, सॉरी ये होगा प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और u जो होगा ये होगा वस्तु की दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी। ठीक, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर रेखीय आवर्धन का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब नेक्स्ट इसी पर चलते हैं कि इसकी फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की क्या होगी, फोकस दूरी होगी, कुछ ना कुछ तो फोकस दूरी होगी। तो याद रखेंगे समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। यहां पर अनंत क्यों बोल रहा हूं कि जैसे आप समतल दर्पण को देखेंगे तो आप लोग का एक क्राइटेरिया रहता है क्या कि समतल दर्पण में इसी के सामने जाओगे उसके बाद उसमें नहीं दिखाई देगा, ऐसा तो नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने समतल दर्पण को ऐसे रख दिया, तो समतल दर्पण में जो है बादल का प्रतिबिंब दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आसमान का दिखेगा, क्योंकि उसका वाइडर जो एरिया है यहाँ पर वो क्या है, बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा एरिया को कवर करती है। तो फोकस इसका क्या होगा, अनंत होता है। इस चीज को याद रखेंगे, दूर स्थित वस्तु को भी क्या कर सकती है, उसका प्रतिबिंब बना सकती है। तो इसलिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी होती है, अनंत होती है। तो अब मैं सम अप कर रहा हूं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है उस चीज को। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, एक होता है वस्तु की लंबाई बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। दूसरा है वस्तु की दूरी जो है वो बराबर होगी प्रतिबिंब की दूरी के। ठीक, तीसरा हमने पढ़ा रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन का मान कितना होगा, 1 होगा, और इसके लिए फोकस दूरी जो होगी, फोकस दूरी जो होगी उसका मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसके बाद मैंने बात की और कुछ चीज़ें बताई थी जिसमें मैंने कहा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और आभासी बनने की वजह से ये क्या होगा, सीधा होगा, या सीधा बनता है इसलिए आभासी होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ याद रखेंगे कि मान लीजिए ये समतल दर्पण ऐसा है और समतल दर्पण में एक आपतित किरण आ रही है। कौन सी किरण, आपतित किरण। कौन सी किरण आ रही है, आपतित किरण आ रही है। तो आपतित किरण जो है ये समतल दर्पण से टकराने के बाद ऐसे जाएगी। ठीक, अब इस कंडीशन में देखिए, मान लीजिए कि जो आई का मान है वो 50 डिग्री है। कितना है, इसको बड़ा कर देता हूं मैं, 50 अंश है। तो आई का मान जो है 50 अंश है, तो यहां पर इसका मान भी कितना होगा, आर का मान भी 50 डिग्री होगा। यही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के
बराबर होता है। अब इस कंडीशन में समझिएगा कि मान लीजिए इस आपतित किरण को मैं इसी कंडीशन पे रहने देता हूँ, नियत कर देता हूँ, और जो ये समतल दर्पण ऐसा था, ठीक है, इसको मैंने थीटा कोण से घुमा दिया। थीटा कोण से मतलब कि पहले जो ये समतल दर्पण ऐसा था, इसको मैंने क्या किया कि थीटा बराबर 30 अंश के कोण से घुमा दिया। तो जब ये देखिए, मान लीजिए ये ऐसा है, ये आपतित किरण समझिए पेन को, और ये हमारा समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण पर अभी जो एंगल बन रहा है वो ज़्यादा है। अब मैंने कहा कि आपतित किरण को क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, और समतल दर्पण को क्या कर रहा हूँ, ऐसा घुमा रहा हूँ। तो देख रहे हैं कि जब मैं समतल दर्पण को क्या करूँगा, ऐसे घुमाते जाऊँगा, तो ये आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच जो कोण है वो धीरे धीरे कम होगा। तो जितने एंगल से मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे था समतल दर्पण, अब इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, तो घुमाया तो जितना ये घुमा उतना ही आपतित किरण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नया आपतित किरण का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से यदि आप लोग बात करेंगे तो इस आपतित किरण का मान कितना हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ 30 डिग्री से घुमा रहे हैं, पहला कितना था 25, अब 30 डिग्री से घुमा दिए तो आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा, 20 अंश। तो यहाँ पर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ ये है कि यदि आपतित किरण को नियत रखा जाए और समतल दर्पण को यदि क्या किया जाए, थीटा कोण से घुमाया जाए, तो जो परावर्तन कोण है वो 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग को याद रखना है। न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि क्वेश्चन में ऐसे कि मान लीजिए कोई आपतित किरण है, उसको नियत रखा जाता है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो मतलब 80 डिग्री का कोण है, और अब जो है इसको नियत रखते हुए, मतलब आपतित किरण को नियत रखते हुए यदि समतल दर्पण को कितना घुमा दिया जाए, 50 डिग्री घुमा दिया जाए, तो परावर्तित किरण कितने एंगल से घूमेगी, तो 50 एंगल से घुमाए हैं, तो परावर्तित किरण कितने से घूमेगी, 2 थीटा कोण से घूमेगी। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, विशेष रूप से ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इसकी, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, हम लोग देख रहे थे कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति, इस पर हम लोगों ने बात कर ली। अब इस प्रतिबिंब के बाद एक और चीज हम लोग को ध्यान में रखनी है कि यदि दो समतल दर्पण, जैसे कि आप लोग सैलून वगैरह में जाते हैं तो उसमें देखे होंगे, बॉयस लोग, गर्ल्स लोग को भी देख सकते हैं यदि चाहें तो, यदि दो समतल दर्पण ऐसा है, पार्लर वगैरह में उन लोग का भी लगा रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मेरे को नहीं पता भाई, आप लोग ज़्यादा जानेंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि समतल दर्पण दो है, कि मान लीजिए मैं जब खड़ा हूँ तो ये यहाँ पर जो बोर्ड है ये भी क्या है, समतल दर्पण, और मेरे सामने क्या लगा दिया जाए, एक समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण, जब दो समतल दर्पण क्या होंगे, एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल रखे हों, समानांतर रखे हों। दूसरा, समतल दर्पण, दो समतल दर्पण एक दूसरे को क्या हो, ऐसे लंबवत रखे हों। परावर्तक सतह एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, यहाँ पर परावर्तक सतह एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। अब इस परावर्तक सतह के बीच में मैं मान लीजिए कोई वस्तु रख देता हूं, जैसे कि ये बॉल रख दिया, तो इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा। यदि यहाँ पर मैं क्या कर दिया, एक बॉल रख दिया, तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखिए, जब समतल दर्पण दोनों समानांतर है और उनके बीच यदि कोई क्या रखा जा रहा है, वस्तु रखा जा रहा है, तो इनके बीच का जो वस्तु है उसकी अनंत प्रतिबिंब, कितनी प्रतिबिंब, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। आप देखे होंगे कि जब दो समतल दर्पण ऐसा रखा हुआ और बीच में ऐसा वस्तु रखी है, तो उस वस्तु की क्या होगी, बार बार रिफ्लेक्शन होने की वजह से एक शीशे के अंदर आपका प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब के अंदर फिर से प्रतिबिंब, फिर से उस प्रतिबिंब के अंदर प्रतिबिंब, ऐसे करके असंख्य या अनंत प्रतिबिंब क्या होते हैं, बनते हैं। आप लोगों ने सैलून वगैरह में देखा ही होगा। दूसरा है कि यदि यहाँ पर समतल दर्पण को क्या 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाए, दो परावर्तक सतह को, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल जो होगा वो कितना, मतलब एंगल जो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर मिलेगी हम लोग को 3। ये तो हम लोग को याद रखना ही रखना है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे और ध्यान से समझेंगे
कि जैसे मान लीजिए हम लोग को समानांतर तो ये दे दिया ये 90 डिग्री, लेकिन यदि हम लोग को कहा जाता है कि जो दो समतल दर्पण है उनके बीच का जो एंगल है वो मान लीजिए थीटा कोण पर है, मान लीजिए कि ये 30 अंश है, या मान लीजिए कि ये 45 अंश है, मान लीजिए कि 60 अंश पर है, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी ये पूछा जाता है एग्जामों में। तो वहां पर देखने को मिलेगा आपको देखिए, अब यहां पर इसको निकालने के लिए हम लोग को एक सूत्र याद रखना है, प्रतिबिंबों की संख्या। ये निकालने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, 360/θ-1। ठीक है, अब यहां पर 360/θ इसको विशेष देखना है, 360/θ, ठीक है, ये 360 है ना डिग्री, और बटे थीटा, इसको यदि हम लोग मान लेते हैं क्या, n मान लीजिए, ठीक है, तो 360/θ, यदि इसका मान जो है n का मान, दो कंडीशन होगा इसका, जब थीटा से भाग देंगे तो या तो क्या आएगा, सम आएगा, और दूसरी क्या आएगी, विषम संख्या आएगी। ठीक है, तो यदि सम संख्या आएगी तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो सम संख्या आएगी तो प्रतिबिंबों की संख्या n-1 हो जाएगी। यदि विषम संख्या आती है ये, तो विषम संख्या कंडीशन में दो कंडीशन होती है, यदि क्या हो, सममिति पर हो, और दूसरा क्या हो, असममिति पर हो। यहां पर सममिति कहने का मतलब क्या हो, समद्विभाजक पर स्थित हो। किस पर स्थित हो, समद्विभाजक पर यदि हो, और यदि समद्विभाजक पर स्थित ना हो, कहने का मतलब कि मान लीजिए ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका समद्विभाजक क्या होगा, जो ठीक बीचों बीच जाए, जैसे कि समद्विभाजक, इस शब्द को समझिए, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो भागों में बांटना, और भाजक मतलब बांटना। ठीक है, तो समान भागों में, दो भागों में, कितने भागों में, द्वि लिखा है ना, तो दो भागों में, तो समान भागों में बांट रही है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 अंश, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 अंश। तो दोनों का जो एंगल है, एक का एंगल कितना है, 45 अंश, दूसरे का एंगल कितना है, 45 अंश। तो यहां से जो रेखा जा रही है वो दोनों भागों को बराबर बराबर एंगल में बांट रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समद्विभाजक बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है एंगल, ठीक है, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक, तो यदि वस्तु एंगल बाइसेक्टर पर स्थित हो तब क्या होगा, तो एंगल बाइसेक्टर पर यदि वस्तु स्थित है तो उसके लिए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। यदि एंगल बाइसेक्टर पर है तो क्या हो जाएगी, प्रतिबिंबों की संख्या n। लेकिन यदि एंगल बाइसेक्टर पर, सॉरी, एंगल बाइसेक्टर पर यदि रखा हुआ है तो प्रतिबिंबों की संख्या n-1। लेकिन यदि एंगल बाइसेक्टर पर नहीं रखा हुआ है तो उसका मान कितना हो जाएगा, n। जैसे यहां देख लीजिए कि यदि ऐसा 90 डिग्री का एंगल है और वस्तु जो है इस 45 डिग्री के कोण के पास जो ये लाइन जा रही है, इस लाइन में है, तो इस लाइन में यदि वस्तु है तो ये वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, एक ठो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो यहाँ पर स्थित है वो, इसीलिए इसमें क्या हो जा रहा है, n-1 हो जा रहा है। यहाँ पर असममिति पर हो तो क्या होगा, n होगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए कि पहला कंडीशन जो है इस पर कहा गया है कि ये जो है दो समतल दर्पण के परावर्तक सतह एक दूसरे की ओर कितना, 120 डिग्री के, सॉरी इसको कम ले लेते हैं, ठीक है, ये 30 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, मान लीजिए कितने एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर। तब देखिए n का मान निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 360/θ बराबर क्या हो जाएगा, 360/30, ये हो जाएगा।
अब यहाँ से यदि हम लोग काटें तो ये कितना आ जाएगा, 18 आएगा क्या, सॉरी 12 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए 30 से यदि हम लोग काटते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो 12 जो है क्या है, ये सम संख्या है। अब सम संख्या है मतलब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो प्रतिबिंब की संख्या यहाँ पर कितनी मैंने बोला था कि सम आएगा तो n-1, तो मान कितना आया है 12, तो 12-1 बराबर 11 प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त होंगे इसमें। दूसरा कंडीशन यहाँ पर देख लें कि यदि वस्तु जो है एक दूसरे से 120 अंश के कोण पर स्थित हो, परावर्तक सतह कितना 120 अंश का कोण बनाते हुए एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, तब कितना कोण बनेगा, तो यहां पर देखिए n बराबर 360 बाई थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 360 बटे 120, जीरो से काट सकते हैं क्या, तो अब कितना आएगा 3 आएगा क्या, तो n का मान हमारे पास कितना आया 3 आया। अब 3 क्या है, यह एक क्या है विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो इसके दो मान हो सकते हैं, पहला कि यदि क्या है ये समद्विभाजक पर स्थित है या एंगल बाइसेक्टर पर स्थित है, तब कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो प्रतिबिंब बनेंगे n-1। और यदि जो 3 है वो विषम है और एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, समद्विभाजक पर क्या है ये नहीं है, तो समद्विभाजक पर यदि नहीं है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी n, मतलब कितना प्रतिबिंब बनेगा 3 प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यदि क्या होता है, यदि समद्विभाजक पर है तो यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी 3-1 बराबर 2। तो दो कंडीशन होगी, वहां पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि दो समतल दर्पण ऐसे एंगल पर रखे हुए हैं और यह समद्विभाजक पर स्थित है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। लेकिन यदि यहीं पर ये ना दिया हो तो आपको दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे कि समद्विभाजक पर इतना प्रतिबिंब प्राप्त होगा और समद्विभाजक पर नहीं है तो इतना प्रतिबिंब प्राप्त होगा, कौन सा सही है ऐसा करके। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। इसके अलावा एक तीसरा कॉन्सेप्ट इसी में आप लोग देखिएगा, बता दे रहा हूं यहाँ पे कि मान लीजिए कि 360 बाई थीटा यदि हम लोगों ने किया और इसका मान जो है वो भिन्न के रूप में आ गया, मतलब दशमलव के रूप में, जैसे कि 7.4, 5.3, 6.3, 6.5, 6.7, तब किसको लेंगे प्रतिबिंबों की संख्या, तो यहाँ पर तब उसके लिए n का मान जो है उसको कौन सा लेंगे, जो इंटीजर वैल्यू है सामने की, जैसे यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 लेंगे, यहाँ पर भी 6 है तो 6 लेंगे, यहाँ पर 7 है तो 7 लेंगे, यहाँ पर है तो 5 है तो 5 लेंगे, 6 है तो 6 लेंगे। n का मान है ना, तो इसके लिए प्रतिबिंब का मान फिर उसी नियम से निकलेगा, कौन सा, सम और विषम वाला से। तो इसलिए इसको याद रखेंगे आप लोग। तो आशा कर रहा हूं कि यहाँ तक की चीजें आपको क्या होगी, अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मैंने सारी चीजों को जो है अच्छे से यहाँ पर आपको डील किया है, अच्छे से बताया है। इसके बाद एक टॉपिक हम लोग और देख लेते हैं जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक टॉपिक जो है इसको देख लेते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं एक तो दर्पण के रूप में, घर में आप जो शीशा देखते हैं उस शीशे के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, दर्पण के रूप में घरों में प्रयोग होने वाले दर्पण। दूसरा जो स्कोप होता है, देखे होंगे कैलिडोस्कोप जिसको बोलते हैं, कैलिडोस्कोप। अरे वो एड आता था ना एक तो राजस्थान वाला कि एक ऐसा डिब्बा है उसमें ऐसे आंख लगा के देखते थे तो अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई देती थी, तो वो ही क्या है कैलिडोस्कोप, इसी को बोलते हैं। और एक थर्ड है जिसको बोलते हैं परिदर्शी, परिदर्शी, पारदर्शी नहीं है, याद रखेंगे परिदर्शी है। ये परिदर्शी जो होता है ये पनडुब्बियों में यूज किया जाता है, पनडुब्बी में कैसे यूज करते हैं देखिए, इसमें ऐसा रहता है, अब जैसे मान लीजिए पनडुब्बी जो है नौसेना जहाज है,
और उसमें से कोई व्यक्ति देखे कि बाहर से ऐसे निकल के जहाज के ऊपर से देखो कि क्या कोई व्यक्ति है या कोई दूसरा जहाज है, तो ऐसे मुंडी निकाल के देखेगा तो गोली नहीं मार देगा जी। तो इसलिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, गोली या फिर जो भी है कि यहाँ पर दुश्मन का पनडुब्बी करके उड़ा दिए मान लो, तो इसलिए इसमें इसका उपयोग किया जाता है किसका, परिदर्शी का। परिदर्शी की संरचना कैसी होती है, इस तरीके से होती है। यहाँ पर एक समतल दर्पण ऐसे लगा रहता है और एक समतल दर्पण ऐसे लगा रहता है। ये हिस्सा जो है बाहर रहता है, ये मान लीजिए पानी है, पानी के ये हिस्सा क्या रहेगा, बाहर रहेगा, ठीक। और व्यक्ति कहाँ से देखेगा, इस जगह से। तो जब वस्तु को देखेगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, यहाँ से आने के बाद क्या होगी, यहाँ पर टकराएगी, टकराने के बाद इसका परावर्तन होगा क्योंकि 90 एंगल पर आ रही है, यहाँ से परावर्तन होगा और सीधे किस में जाएगा, आँख में जाएगा। इसका प्रयोग करके आप लोग घर में ऐसा बना सकते हैं पुट्ठे वगैरह से, तो देख सकते हैं कि इसको बाहर निकाल के यदि आप यहाँ से देखेंगे तो वस्तु आपको यहाँ से दिखाई देगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, परिदर्शी, जो पनडुब्बियों में जनरली उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिदर्शी में जो ये समतल दर्पण लगा हुआ है, ये समतल दर्पण है, मैं दूसरे कलर ले लेता हूं यहाँ पे, ये देखिए समतल दर्पण है, ये वाला और ये वाला। तो जो समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण जो है एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। देखिए ऐसे लगा हुआ है और ये ऐसे लगा हुआ है, मतलब क्या है, एक दूसरे के क्या होंगी, ये समानांतर होंगी। तो इसी को पूछा जाता है कि परिदर्शी में समतल दर्पण को कितने एंगल पर रखा जाता है, समानांतर रखा जाता है, 45 डिग्री एंगल पर रखा जाता है। देखिए रहने के लिए, कहने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, समानांतर है। तो दोनों दर्पण को पूछा जाए तो कैसा रहेगा, समानांतर रखा जाएगा। यदि दर्पण को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है तो ऐसे तिरछा व्यवस्थित करते हैं, तिर्यक रेखा के टाइप पे, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि ये समझ गए होंगे तो क्वेश्चन को डील करने में उतनी कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। यदि सारी चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे विजय पथ एकेडमी से आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती की जो हमारी कोर्स है वो आपकी 1 अगस्त ये क्या हो रही है, चालू हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो क्लासेस होंगी उसमें हम गोली दर्पण के बारे में बात करेंगे और गोली दर्पण की प्रतिबिंब रचना के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।